हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार बताओ भाई लोगों, कैसे हो आप सब। बताओ जल्दी जल्दी, कैसे हो आप सब। और कैसे चल रही है आप लोगों की क्लासेस। देखो, अब भी जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करो। क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लाइव आने की कोशिश करो और क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि लाइव की संख्या बढ़े। क्योंकि लाइव की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही क्लास देखने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो, एक बहुत प्यारी सी बात है। देखो, यदि आप ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे नेट जेआरएफ के लिए हो, सिंपल सा प्रोसेस है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हो और डायरेक्टली मेरे को बोल सकते हो कि सर हमें आपका बैच ज्वाइन करना है, तो हमें प्लीज़ बैच ज्वाइन कर दें। ठीक है। और बैच ज्वाइन करने के लिए जो फीस है, यदि आप नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करते हो तो 500 रुपये फीस है। और यदि आप कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करते हो तो 800 रुपये फीस है। नाम मात्र चार्ज एक तरीके से। और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत, ना कोई नोट्स खरीदने की जरूरत, ना नोट्स बनाने की जरूरत, क्योंकि हम आपको पीडीएफ भी देंगे, वीडियोस देंगे। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कॉल करके, मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, कभी भी कैसे भी। ठीक है। जहां तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे यहां पर नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। नगर अंतरण क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। यदि वो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार हमारा बैच ज्वाइन करें, हम तुरंत आपको वीडियो दे देंगे, आप देख सकते हो। हम सबसे पहले पढ़ते हैं नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। इसको एक अलग तरीके से समझाया गया है। एक विद्वान थे और उन विद्वानों का नाम था क्या, स्टीवर्ट। क्या नाम था, स्टीवर्ट नामक एक विद्वान थे और उन्होंने क्या किया था, अंतरण के लिए कुछ कारक बताए थे। अंतरण के कुछ कारक बताए थे। कौन, किसने बताए थे, स्टीवर्ट महोदय ने। तो ध्यान से सुनना। एक स्टीवर्ट नामक विद्वान थे और स्टीवर्ट ने क्या किया था, नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की बात की थी। स्टीवर्ट के अनुसार नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या घनत्व, रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व। उसके बाद इन्होंने दूसरा कारक बताया ग्रामीण नगरीय अनुपात। जो स्टीवर्ट महोदय थे उन्होंने अंतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक बताया ग्रामीण जनसंख्या घनत्व, दूसरा बताया ग्रामीण नगरीय अनुपात, तीसरा इन्होंने बताया कृषि का वाणिज्यीकरण। तीसरा इन्होंने क्या बताया था, कृषि का वाणिज्यीकरण बताया था। चौथा इन्होंने बताया जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़े, इन्होंने आगे बताया, तो ये कुछ इन्होंने कारक बताए थे, किसने, स्टीवर्ट महोदय ने। तो ध्यान से सुन लेना। नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, 4 कारक हैं। पहला ग्रामीण जनसंख्या घनत्व है, दूसरा ग्रामीण नगरीय उपांत है, तीसरा कृषि का वाणिज्यीकरण है और चौथा जीवन स्तर है। अब आप पूछोगे कि सर ये अंतरण का मतलब क्या है। भाई यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा अंतरण का मतलब। क्यों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में यह बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा दिया था कि अंतरण क्या होता है। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टीवर्ट से संबंधित नहीं है। तो स्टीवर्ट से संबंधित कौन सा नहीं है, वहां पर 3 ऐसे होंगे जो स्टीवर्ट से संबंधित होंगे। सपोज दैट वो ये 3 दे देगा और चौथा बिल्कुल अलग दे देगा। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टीवर्ट के अनुसार नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्टीवर्ट के अनुसार नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें केवल याद करना है, समझना है और क्वेश्चन को समझते हुए उसका आंसर देना है। अब यहां पर लिखा हुआ है अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
ध्यान से सुन लेना प्यारे साथियों दोबारा से। अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें हम सबसे पहला कारक पढ़ते हैं भौतिक कारक। ठीक है, अधिवासों का जो उद्भव है, जो अधिवास है उनका जो उत्पत्ति है, हम उत्पत्ति भी बोल सकते हैं इसको, या जो अधिवास है उनका जो विकास है कि भाई कौन से क्षेत्र में कैसे अधिवास है, आप सब जानते हो। अधिवास का मतलब होता है एक तरीके से मकान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हर तरीके से अलग अलग होते हैं। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर इस तरीके से अधिवास रहते हैं, बीच में कुआं रहता है। कोई जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल पास पास में मकान बने होते हैं, बिल्कुल पास पास में अधिवास होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल दूर दूर अधिवास होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल एक सरल रेखा में अधिवास होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर एक आयताकार रूप में अधिवास होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर वृत्ताकार रूप में अधिवास होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आकृति है इनका विकास भी अलग अलग तरीके से हो रहा है, इनका उद्भव भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक की, जिसको हम फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करें यहाँ पर, सबसे पहले भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक, जिसको हम फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल कारकों की। देखो, भौतिक कारक का मतलब होता है धरातल भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, नदी भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है, जलवायु भी हो सकती है, वनस्पति भी हो सकती है। जो नेचुरल कारक हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो अधिवासों के विकास को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में है स्थलाकृति है। स्थलाकृति का मतलब होता है लैंडफॉर्म, कहीं पर ऊपर उठा हुआ है, कहीं पर नीचे धंसा हुआ है। जलवायु, भाई साहब ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करोगे ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। सॉरी, ये हमारा पूरा पृथ्वी था, पृथ्वी में हमने यहाँ पर ये विषुवत रेखा बना दी, यहाँ पर ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर अधिवास कुछ अलग तरीके के हैं, यहाँ पर अधिवास कुछ अलग तरीके के हैं, यहाँ पर अधिवास कुछ अलग तरीके के हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलवायु बदलती जा रही है। जैसे बहुत अधिक बरसात वाला क्षेत्र की बात की जाए, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरसात होती है, वहाँ पर अधिवास अलग टाइप से होते हैं, वहाँ पर मकानों के ऊपर ऐसे छतरी होती है। ठीक है, जहाँ पर बरसात होती नहीं है, बिल्कुल नाममात्र वर्षा होती है, जैसे हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर अधिवास बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जलवायु फैक्टर की वजह से हो रहा है। जल की प्राप्ति के साधन ये भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे यदि जल की प्राप्ति का सोर्स नलकूप है, कुआं है, और हर घर में नलकूप है, तो वहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से किसी भी तरीके का अधिवास देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि जल प्राप्ति का साधन कोई तालाब है, कोई झील है, तो वहाँ पर क्या होंगे, इस तालाब के या इस झील के चारों तरफ क्या होंगे, अधिवास बन जाएंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से अधिवास बन जाएंगे, यहाँ पर इस झील के चारों तरफ भी अधिवास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल प्राप्ति के साधन के अनुसार अधिवासों का विकास है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति ये भी अधिवासों को प्रभावित करती है। भूमि के बारे में मैंने बता दिया, उपजाऊ मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी। जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर अधिवास बिल्कुल सघन पाए जाते हैं, वहाँ पर हर कोई निवास करने की कोशिश करता है, वहाँ पर हर कोई रहने की सोचता है। जहाँ पर भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि है, वहाँ पर पैदावार नहीं होती, वहाँ पर हर कोई रहने की नहीं सोचेगा। गृह निर्माण सामग्री, भाई साहब जो गृह निर्माण सामग्री है वो भी अधिवासों को प्रभावित करती है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे अफ्रीका के सवाना में कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते हैं। यदि अफ्रीका के सवाना की बात की जाए तो वहाँ पर कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात की जाए, वहाँ पर हिमखंडों के द्वारा मकान बनाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक बरसात होती है। ठीक है, और बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ पर पत्थर से मकान बनाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर अधिक बरसात होती है वहाँ पर कंकड़ पत्थर इनसे मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, सवाना क्षेत्र में कच्ची ईंटों के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये जरूरी थोड़ी ना, अरे भाई साहब ये हिमखंड है,
बर्फ की ईंटें बोल सकते हैं इनको हम। यदि इनसे मकान हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में बनाएं तो क्या होगा, ये बर्फ 2 दिन में पिघल जाएगी और क्या होगा, ये मकान खत्म हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर हमें बर्फ के हिमखंड ही नहीं मिल पाएंगे। सपोज दैट हमने बर्फ के हिमखंड अवेलेबल कर लिया तो वहाँ पर हम मकान बना नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे मकान बनाएंगे तुरंत वो बर्फ पिघलती जाएगी, हाई टेम्परेचर रहता है। कच्ची ईंटों की बात की जाए, यदि हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर यदि हम कच्ची ईंटों के मकान बनाएं तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, वो कच्ची ईंटें क्या होंगी, बरसात के द्वारा पिघल पिघल के बह के चली जाएंगी। ठीक है, तो अधिवासों का जो विकास है वो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर, कि वहाँ पर निर्माण सामग्री क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम वनस्पति सघनता, बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर सघन वनस्पति होती है वहाँ पर मकान विरल होता है, जहाँ पर थोड़ी विरल, देखो 2 तरीके से सिस्टम है यहाँ पर, एक वो क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल सघन वनस्पति है, एक वो क्षेत्र जहाँ पर, जैसे यहाँ पर बिल्कुल सघन वनस्पति है, ये बिल्कुल पास पास में, एक वो क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर वनस्पति है, और एक वो क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल ही दूर दूर वनस्पति है। यहाँ पर सघन अधिवास नहीं मिलेंगे, यहाँ पर सघन अधिवास नहीं मिलेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में सघन अधिवास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वनस्पति की सघनता है वो भी किसको प्रभावित करती है, अधिवासों के विकास को प्रभावित करती है। सूर्य के प्रकाश की बात की जाए, बात बिल्कुल सही है, हम बोल सकते हैं जलवायु भी, जहाँ पर सूर्य, जैसे मैं बताता हूँ वही, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर मकान किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हिमखंडों के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पर बरसात भी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर मकान किससे बनाए जाते हैं, पत्थरों के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। ये सवाना क्षेत्र है, यहाँ पर मकान किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पर मकान बनाए जाते हैं कच्ची मिट्टी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बरसात नहीं होती। ठीक है, अनुकूल जलवायु, भाई साहब ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे अब हम बात करें कि जैसे अनुकूल जलवायु में ये हो जाता है, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों की बात की जाए, यहाँ पर पत्थर मिल जाते हैं, हमें बर्फ के टुकड़े नहीं मिल पाते आसानी से, इसलिए यहाँ पर बर्फ के मकान नहीं बना सकते। ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें बर्फ आसानी से मिल जाती है, बर्फ के हिमखंड आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पत्थर, कच्ची ईंटें ये नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ पर हिमखंड के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स। ये कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। आर्थिक कारकों में हम बात करें, सबसे पहले आजीविका के साधन एवं आर्थिक विकास। आप सभी को पता है, मकान बनाने में हम एक अपना खुद का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम मकान बनाते हैं, सपोज दैट 2 भाई हैं, एक के पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, उसने बहुत शानदार मकान बनाया, उसने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक भाई बिल्कुल गरीब है, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो कच्ची झोपड़ी बनाएगा या फिर तंबू बनाएगा। ठीक है, तो जो अधिवास होते हैं, अधिवासों का जो विकास होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम सामाजिक कारक देखें, देखो भाई सामाजिक कारकों में देख लो, जनसंख्या वृद्धि, परिवार प्रणाली, जीवन यापन के ढंग और प्रथाएं, ये भी प्रभावित करते हैं किसको, अधिवासों के विकास को। भाई जनसंख्या, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है वहाँ पर जायज़ सी बात है जो अधिवास है वो बिल्कुल सघन मिलेंगे। अब वो जनसंख्या वृद्धि किसी भी तरीके से हो सकती है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है और ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है। अब आप ये मत बोल देना कि सर ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर और प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर क्या है। देखो, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर है जो जन्म दर और मृत्यु दर, केवल इन 2 फैक्टरों से निकाली जाती है, और जो ओवरऑल कुल जनसंख्या वृद्धि दर है, जो जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास और उत्प्रवास, इन 4 फैक्टरों से निकाली जाती है। ठीक है, तो जहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी वहां पर अधिवास सघन होंगे, जहां पर जनसंख्या वृद्धि कम होगी वहां पर अधिवास विरल होंगे। परिवार प्रणाली, जैसे हम पंजाब हरियाणा की बात करें, वहां पर सघन संयुक्त परिवार फैमिली है, वहां पर संयुक्त परिवार की एक प्रणाली चल रही है, वहाँ पर बहुत बहुत लंबे लंबे परिवार एक साथ रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर बिल्कुल एकल प्रथा है, संयुक्त परिवार नहीं है, वहाँ पर अलग अलग रहते हैं। जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों ने अलग अलग मकान बना लिया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, बाप अलग मकान में रह रहा है।
ठीक है। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसको, अधिवासों के विकास को। जैसे धार्मिक विकास, विश्वास, धार्मिक विश्वास हम बोल सकते हैं। जैसे हम नहीं बोलते कि भाई सूर्य उदय के साइड मकान का मुंह होना चाहिए, दक्षिणामुखी मकान नहीं होना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं और मानते भी हैं ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग मकान बनाए जाते हैं। नगरीकरण, शिक्षा, तकनीकी विकास, बात बिल्कुल सही है सारी की सारी। जहाँ पर टेक्निकल ज़्यादा है, जहाँ पर टेक्निक ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड तरीके के मकान बहुत ही कम लागत में बन जाते हैं। जहाँ पर टेक्निक ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मकान आसानी से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। राजनीतिक कारक, शासन प्रणाली, शासन नीति, बात बिल्कुल सही है, ये भी अधिवासों के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिवासों के उद्भव एवं विकास से संबंधित कुछ स्रोत हैं। यहाँ पर किससे संबंधित है, अधिवासों के उद्भव एवं विकास से संबंधित। देखो, स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम लिखित अभिलेख, जो पहले के लिखे हुए जो भी अभिलेख थे उनके द्वारा हमें पता चलता है इनके बारे में। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कोई भी किला बना हुआ है, आप बहुत सारे किले देखते हैं, जैसे जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, और भी बहुत सारे किले हैं, उनसे भी हमें पता चलता है वहाँ के अधिवासों के बारे में। और यहाँ पर भानगढ़ आ जाओ, भूतिया, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन वहाँ पर वो उजड़ गई थी कुछ कारणवश। तो वहाँ पर जाके देखो, आपको रियल में बस्तियों को देखने को मिलेगी, छोटे छोटे मकान थे, बाजार था पूरा। स्थान नाम, स्थान के नाम के आधार पर, क्षेत्रीय प्रयोक्षण के आधार पर, प्रयोक्षण का मतलब होता है वहाँ पर जा जाके अध्ययन किया है लोगों ने। भूस्वामित्व के स्वरूप में, मानचित्रण के द्वारा, आधुनिक तकनीकी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है कि अधिवासों का विकास किस तरीके से हुआ था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, कि ग्रामीण अधिवास किस नए प्रकार के होते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों को उनकी स्थिति, आकारिकी, समूहन तथा ग्रह अंतरण आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। ध्यान से सुनना, ग्रामीण अधिवासों को उनकी स्थिति, आकारिकी, समूहन तथा ग्रह अंतरण आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ग्रहों की दूरी, उनकी सघनता, ग्रहों की दूरी का मतलब ग्रहों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उनकी सघनता, वो कितने पास पास में, के प्रकारों में भेद का प्रमुख आधार माना जा सकता है। और इस आधार पर ग्रामीण अधिवासों को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में। अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं सघन अधिवास। अब हम पढ़ते हैं सघन अधिवासों के बारे में। अभी मैंने बताया था कि टोटल 4 प्रकार के अधिवास हैं, सघनता के आधार पर, उनके बीच की दूरी के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सघन अधिवास, सघन बस्तियाँ ये क्या होती हैं। देखो, इनके उपनाम पढ़ लो भाई लोगों। सबसे मेन बात है, वो कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। उपनाम बता रहा हूँ मैं, सघन अधिवासों के उपनाम बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना। सकेंद्रित, पुंजित, नाभिकीय और एकत्रित, ये चारों के चारों नाम किसके हैं, सघन अधिवासों के हैं। किसके हैं, सघन अधिवासों के। अरे भाई, चाहे सघन अधिवास बोल दो, चाहे सकेंद्रित अधिवास बोल दो, चाहे पुंजित बोल दो, चाहे नाभिकीय बोल दो, और चाहे एकत्रित बोल दो, बात एक ही है। चाहे खा लो चाहे ठूस लो। ठीक है। ये बस्तियां धरातल की एक रूपता, मिट्टी की अधिक उत्पादकता, वर्षा की प्राप्त मात्रा, पीने के पानी की प्राप्त सुविधा, विकसित कृषि व्यवस्था के परिणाम है। अब यहाँ पर सघन का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है सघन है, एकत्रित है, सेकेंद्रित है। यहाँ पर जो बस्तियाँ होती है वो क्या होती है, बिल्कुल पास पास में होती हैं, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती है, इस तरीके से बिल्कुल पास पास में होती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बस्तियाँ क्या होती है, बिल्कुल पास पास में एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। अब आप खुद सोचो
कि यहाँ पर बस्तियाँ आपस में बिल्कुल सघन क्यों हैं। गांवों में बस्तियाँ बिल्कुल, घर बिल्कुल पास पास कौन सी स्थिति में हो सकते हैं। आप खुद सोचो, यदि आप गांव से हो तो गांवों में पास पास में मकान कौन सी स्थिति में हो सकते हैं। कौन सी स्थिति में। बस्तियों के धरातल की एक रूपता, जैसे बिल्कुल समतल धरातल है जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि गाँव में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती के लिए ज़्यादा जरूरी है मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता, वर्षा की पर्याप्त मात्रा। वहाँ पर बरसात बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। बरसात नहीं हो रही तो वहाँ पर पानी की बहुत ही सही ढंग से सूटेबल व्यवस्था है। नहरों के द्वारा भी हो सकती है, कुएं के जल से भी हो सकती है। पीने की पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, विकसित कृषि व्यवस्था है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से सघन बस्तियां पाई जाती हैं। जहाँ पर ये सुविधाएं मिल जाएंगी वहाँ पर क्या होंगी, बस्तियां बिल्कुल सघन होंगी। उसके बाद मैं आगे बात करूं, सघन बस्तियां विश्व के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और जो सघन बस्तियां वो क्या हैं, विश्व के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान से सुनना, सघन बस्तियां विश्व के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता है। एकत्रित अधिवासों में गांवों में अधिकांश कृषक होते हैं, और जहाँ पर एकत्रित अधिवास पाए जाते हैं, सघन अधिवास पाए जाते हैं, वहाँ पर अधिकांश लोग क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कृषक का काम करते हैं। जिनका प्रधान व्यवसाय, उनका मुख्य काम क्या होता है, या तो कृषि करना होता है या पशुपालन होता है। और इनका मुख्य काम क्या होता है, खेती करना और पशुपालना। एकत्रित अधिवास स्थायी कृषि अवस्था के परिचायक हैं। यह भी ध्यान में रखना, जहाँ पर बिल्कुल पास पास में मकान पाए जाते हैं, सघन मकान पाए जाते हैं, एकत्रित बस्तियाँ पाई जाती हैं, अधिवास पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये सब के सब किसके परिचायक हैं, स्थायी कृषि व्यवस्था की। ठीक है। उसके बाद देखो भाई लोगों, यहाँ पर कृषि प्रधान देशों तथा, ध्यान से सुनना, कृषि प्रधान देशों तथा मैदानी कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आकार प्रकार के एकत्रित ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। ध्यान से सुन लो प्यारे साथियों, कि कृषि प्रधान देशों तथा मैदानी कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आकार प्रकार के एकत्रित ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में वस्तुओं का उपयोग सामूहिक रूप से होता है। और जो इस प्रकार के अधिवास होते हैं ना, उनमें जो वस्तुओं का उपयोग है वो किस तरीके से होता है, बिल्कुल सामूहिक रूप से होता है। वस्तुओं का उपयोग मोस्टली सब लोग करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशाला, इन सब का उपयोग क्या होता है, बिल्कुल सामूहिक तरीके से करते हैं। अब देखो भाई साहब, अरे एकत्रित अधिवासों को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। देखो, ग्रहों, यहां पर मैंने ग्रह गलत लिख दिया, यहां पर घर होगा। ठीक है। ग्रहों की सघनता एवं समूहन की प्रकृति के आधार पर एकत्रित अधिवासों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। घरों की सघनता का मतलब होता है घरों के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस। जब 2 घरों के बीच में कम दूरी होगी तो क्या होंगे, घर बिल्कुल सघन होंगे। तो घरों की सघनता एवं समूहन की प्रकृति के आधार पर एकत्रित अधिवासों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब देखो भाई साहब, सबसे पहला होता है सघन या पुंजित ग्राम। सबसे पहला कौन सा है, सघन या पुंजित ग्राम। यहाँ पर घर आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। सटे हुए कैसे, मैं समझाता हूँ। एक मकान, फिर दूसरा मकान, फिर तीसरा मकान, फिर चौथा मकान, फिर 5वां मकान, फिर 6ठा मकान, फिर 7वां मकान, 8वां मकान, फिर ये बीच में सपोज दैट यहाँ पर ये कोई रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर ये रास्ता है, फिर इस तरीके से यहाँ पर मकान है, बिल्कुल सघन है, बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, बिल्कुल पास पास में। तो यहाँ पर क्या होती है, मोस्टली मकानों की दीवार एक ही होती है। 2 मकानों की दीवार एक होती है, यहाँ पर मकान आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ उस अवस्था में क्या कहते हैं, इनको सघन या पुंजित ग्राम कहते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त ग्राम, जिसको हम कंपोजिट विलेज बोलते हैं। संयुक्त ग्राम, इसमें जो घर होते हैं वो सघन प्रकार के होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग स्थित होते हैं। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे एक मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है। ठीक है, फिर ये क्या गई, बीच में ये रास्ता आ गया,
ठीक है। फिर एक मकान यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरीके से मकान होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मकान पास पास में होते हैं, दूर दूर नहीं है, पास पास में होते हैं, लेकिन आपस में सटे हुए नहीं होते, मतलब आपस में चिपके हुए नहीं होते। जो पुंजित अधिवास होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। पुंजित अधिवासों में क्या होता है, दो मकानों के बीच में एक दीवार होती है, लेकिन यहाँ पर दो मकानों के बीच में दो दीवारें होती हैं। अब खंडित ग्राम, यहाँ पर क्या होता है, इसमें घर एक दूसरे से अलग होते हैं और ग्रहों के बीच की खाली भूमि होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं, जो घर होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं और दो मकानों के बीच में खाली जमीन होती है। अब मैं समझाता हूँ। ये आपका कोई गांव है, यहाँ पर आपका मकान है, फिर आपके मकान के चारों तरफ आपका जमीन है जिसमें आप खेती का काम करते हो। फिर ये आपके चाचा का खेत है, इसमें आपके ये चाचा का मकान है। फिर ये आपके पड़ोसी चाचा का मकान है, ये पड़ोसी चाचा का खेत है, इसमें ये पड़ोसी चाचा का मकान है। ये आपका फिर दूसरा पड़ोसी चाचा उसका खेत है, ठीक है, उसमें आपके उस पड़ोसी चाचा का मकान है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मकान होते हैं जो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। जैसे गांव में आप खुद भी यदि गांव से हो तो आपको पता होगा कि अपने यदि आप पहले आपका मकान क्या था, तो पहले हमारे मकान गांव में होते थे, ठीक है। वहाँ पर गांव होते गई, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई, हमने क्या किया, अपने मकानों को खेतों में शिफ्ट कर दिया कि चलो खेतों की भी देखभाल करते रहेंगे और वहीं की वहीं मकान हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, मकान बिल्कुल दूर दूर हो गए इस स्थिति में। मानसूनी पुंजित बस्तियां, इनके बारे में भी देख लो। इस प्रकार की बस्तियां मानसूनी जलवायु के मुख्यतः जलोढ़ मैदान में पाई जाती हैं। और जो मानसूनी पुंजित बस्तियां होती हैं, इस प्रकार की बस्तियां मानसूनी जलवायु के मुख्यतः जलोढ़ मैदान में पाई जाती है, जहां पर धान की खेती की जाती है। धान का मतलब चावल की खेती की जाती है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, जो ये कौन सा है, मानसूनी पुंजित बस्तियां हैं, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो मानसूनी पुंजित बस्तियां भाई लोगों, भारत के उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, मेनाम के मैदानी क्षेत्र में, मेकांग नदी के नदी क्षेत्र में। अब आप बोलोगे सर मेनाम के मैदानी क्षेत्र है, तो मेनाम नदी कहाँ पर बहती है? अरे भाई साहब, थाईलैंड में मेनाम नदी बहती है और मेकांग नदी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बहती है। तो ध्यान रखना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के मैदानी क्षेत्र में मानसूनी पुंजित बस्तियां पाई जाती हैं, या मेकांग के मैदानी क्षेत्र में मानसूनी पुंजित बस्तियां पाई जाती हैं। थाईलैंड के मैदानी क्षेत्र में, थाईलैंड के कृषि क्षेत्र में, थाईलैंड के मैदानी क्षेत्र में या मेनाम नदी के मैदानी क्षेत्र में कैसी बस्तियां पाई जाती हैं? मानसूनी पुंजित बस्तियां पाई जाती हैं। इरावदी नदी कहाँ बहती है? म्यांमार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी मानसूनी पुंजित बस्तियां पाई जाती हैं। बांग्लादेश में पाई जाती हैं। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, बिहार में पाई जाती हैं और बंगाल में पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा प्रकार है बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां। अब भाई साहब आप सोचोगे कि सर ये आप क्या लेके आ गए भाई? अरे मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आज हम केवल यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके चारों के चारों प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला समझाऊँ, बिखरी या प्रकीर्ण बस्तियों का परिक्षिप्त अधिवास। देखो ध्यान से सुनो, बिखरी हुई बस्ती बोल दो, चाहे प्रकीर्ण बस्ती बोल दो और चाहे परिक्षिप्त बस्ती बोल दो, तीनों के तीनों नाम एक ही हैं। जैसे हमारा नाम, जैसे आपका नाम डॉक्यूमेंट्स में सपोज दैट पंकज है, घर पर आपको कालू बोलते हैं, दोस्त आपके कुछ भी नाम पर बना रखे हैं वो बोलते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको जानू बोलती है, बाबू बोलता है, सोना बोलती है, आपके क्या वो उपनाम है। आप हो कैंडिडेट एक, लेकिन आपके नाम अलग अलग है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा ही यहाँ पर है, जो बिखरी हुई बस्तियां हैं उनको प्रकीर्ण अधिवास भी बोलते हैं और परिक्षिप्त अधिवास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकीर्ण अधिवास और परिक्षिप्त अधिवास भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो प्यारे साथियों, ये बस्तियां, जो बिखरी हुई बस्तियां होती हैं, जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं, वो ये बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च भूमियों में, कहां पर?
अब हम पढ़ते हैं क्या, बिखरी या परकीन बस्तियां या परिक्षिप्त अधिवास। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बिखरी हुई का मतलब क्या होता है, जैसे बिखरी हुई का मतलब होता है, बिखरी हुई बोल दो, चाहे परिक्षिप्त बोल दो और चाहे परकीन बोल दो, इसका मतलब क्या होता है। देखो सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। क्लास में हम जब क्लास में बैठते थे और टीचर टेस्ट लेते थे तो नहीं बोलते थे सभी के सभी सीधे सीधे बैठ जाओ, चिटिंग मत करना, तो वो सीधा सीधा होता था। सीधा सीधे में क्या होता था भाई, हम पास पास तो बैठे हुए होते थे लेकिन बिल्कुल पास पास नहीं होते थे हम, जैसे यहाँ पर बैठ गए, 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 इस तरीके से सीधे सीधे होते थे। ऐसे नहीं कि चलो यहाँ पर एक भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा भाई साहब कहाँ बैठा हुआ है, एक भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ बैठा हुआ है, इतना दूर दूर नहीं है, सीधा सीधा है यहाँ पर। ठीक है, देखो जो ये बस्तियां कहाँ देखने को मिलती हैं, बिखरी हुई या परिक्षिप्त या जो बिखरी हुई परिक्षिप्त या फिर जो परकीन बस्तियां, वो कहाँ देखने को मिलती है, ध्यान से सुनना। ये बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतों में, उच्च भूमि क्षेत्रों में, उच्च भूमि क्षेत्रों में पर्वत भी आ सकता है, पठार भी आ सकता है, पहाड़ भी आ सकता है, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर ये अधिवास देखने को मिलते हैं। और पूजा स्थल और बाजार की जो बस्तियां हैं वो इनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। अब मैं समझाता हूँ, ये कोई पहाड़ है, हमने ये एक पहाड़ या पर्वत बना दिया, यहाँ पर आपका मकान है, यहाँ पर आपके किसी दोस्त का मकान है और यहाँ पर किसी दोस्त का मकान है। यहाँ पर है कोई बाजार, क्या बाजार है, यहाँ पर क्या है, आप सभी के सभी आपस में सामान लेने के लिए आ रहे हो। ठीक है, वैसे दोस्ती आपकी कहाँ पर हुई, इस बाजार में हुई। ये दोस्त भी सामान लेने के लिए आए, ये भी आया और आप भी गए, दो बाजार में मिले, आपकी दोस्ती हो गई। ठीक है, ये क्या है, परिक्षिप्त मकान है, परिक्षिप्त अधिवास है, दूर दूर है, लेकिन ये आपस में कहाँ मिलते हैं, इस बाजार में मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपस में कहाँ मिल रहे हैं, बाजार में। तो ये बाजार इस तरीके से होता है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, इस तरीके से बाजार होता है ये। ठीक है, पूजा स्थल भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, इन अधिवासों में ग्रहों के मध्य अधिक दूरियों के कारण, इन अधिवासों में ग्रहों के मध्य, मकानों के मध्य अधिक दूरियों के कारण अधिवासों का स्वरूप एकाकी बना होता है। कैसा बना होता है, एकाकी बना होता है। अरे एकाकी का मतलब कैसा, अकेलापन, अकेला सा बना रहता है। ठीक है, इसलिए इन्हें एकाकी अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाकी अधिवास कहते हैं। और इनका आकार छोटा होता है, ध्यान से सुनना। अब हम उसके बाद में देखते हैं, जब किसी बस्ती में मकान एक दूसरे से पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, बीच में दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि छोड़कर बनाए होते हैं। अरे भाई साहब, इसमें क्या होता है, मकान बिल्कुल जैसे ये कोई क्षेत्र है, पठार है, पर्वत है, यहाँ पर ये मकान है, इस तरीके से दूरियां छोड़ छोड़ के यहाँ पर ये खेती कर लेगा, 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 इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, विकसित देशों में इस प्रकार के बस्तियों के पाए जाने का कारण, भाई साहब विकसित देशों में परकीन अधिवास क्यों पाए जाते हैं, भाई साहब विकसित देशों में परकीन अधिवास, परिक्षिप्त अधिवास क्यों पाए जाते हैं। एक ही परिवार द्वारा उन्नत कृषि तकनीकी के द्वारा विस्तृत क्षेत्र पर कृषि करना। अब मैं समझाता हूँ, ये एक बहुत बड़ा खेत है, दो भाई थे, दोनों ने बोला कि भाई बहुत बड़ा खेत है, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे ट्रैक्टर है, बहुत सारी मशीनें हैं, तो हम क्यों ना दोनों अलग अलग हो जाएं और हम अपनी ज़मीन को दो भागों में बांट लें। ठीक है भाई, बांट ले। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई अपन अलग अलग कर लिए, यदि हम यहाँ पर इस हमारे कंबाइंड मकान में रहेंगे तो तेरे को वहाँ तक जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो तू ऐसे कर, इस मकान में मैं रह लेता हूँ और इस वाले एरिया को मैं संभाल लूँगा, यहाँ पर तू अपना एक मकान बना और इस वाले एरिया को तू संभाल ले। क्या किया दोनों ने, विस्तृत खेत था, बहुत लंबा चौड़ा खेत था, टेक्निक ज़्यादा थी उनके पास, तकनीकी ज़्यादा थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ट्यूबवेल की व्यवस्था थी, अलग अलग मशीनें थी दोनों के पास,
ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी कि दोनों अलग अलग मशीन नहीं खरीद पाते, दोनों आसानी से सारी की सारी टेक्निक खरीद सकते हैं। दोनों एक बहुत अच्छे फैमिली से थे, ठीक है। दोनों ने अलग अलग टेक्निक खरीद ली, अलग अलग मकान बना लिए और अपने अपना अलग अलग तरीके से काम करने लग गए। यदि इनके पास ज़्यादा तकनीकी नहीं होती, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, तो क्या बोलते कि भाई एक ही मकान में रह लेते हैं, हमारे पास ट्रैक्टर एक ही है, 2 ट्रैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसी से काम चला लेते हैं। ऐसा होता यदि इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ट नहीं होती तो, ठीक है। और इस तरीके के अधिवास कहाँ देखने को मिलते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अब मैं जो बताने वाला हूं इसको आप 4-5 अंडरलाइन खींच लो अपने खोपड़े में, अपने दिमाग में और ठूंस लो, यहां से क्वेश्चन 100% बनने का चांस है। भारत के राजस्थान में मरुस्थल, अरे भारत के राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, मालवा का पठार, हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत का वन्य क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, दुन घाटी जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, भाबर क्षेत्र जो शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में है, मालाबार का पठार, इसके अलावा केरल की संकीर्ण तटीय पेटी, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? परकीन अधिवास पाए जाते हैं, प्रक्षिप्त अधिवास पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आपको, जो ये वाला क्षेत्र है ना, कौन सा? भारत का थार का मरुस्थल, राजस्थान में मरुस्थल, मालवा का पठार, हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत का वन्य क्षेत्र, शिवालिक दुन घाटी, भाबर क्षेत्र, मालवा का पठार, केरल की संकीर्ण तटीय पेटी, यहाँ पर कैसे मकान पाए जाते हैं? परिक्षिप्त मकान पाए जाते हैं, यहाँ पर एकाकी मकान पाए जाते हैं, यहाँ पर परकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि भारत में परकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए राजस्थान का थार का मरुस्थल, बी मालवा का पठार, सी मालाबार का क्षेत्र, डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता होगा तभी तो करेंगे। ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर परकीर्ण बस्तियां नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र और ऑप्शन डी केरल के संकीर्ण तटीय पेटी। और ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे हम इसमें और इसमें, ठीक है। ये दोनों ऐसे लगते हैं कि जैसे यहाँ पर परकीर्ण बस्तियां नहीं बल्कि सघन बस्तियां पाई जाती हों। स्पेशली ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सघन बस्तियां पाई जाती हैं, परकीर्ण नहीं पाई जाती। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर परकीर्ण बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये कंप्लीट हुआ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर। और यदि आप इस तरीके से धमाकेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से पढ़ना चाहते हो तो बैच ज्वाइन करो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।